एक ऐसा बजट जिसे सिर्फ समझने से नहीं, बनाने वाले भी इतिहास बनाने जा रहे हैं। वो है बजट 2026 से 27, जहां कर्तव्य भवन से शुरू होकर विकसित भारत एट 2047 की राह साफ की जा रही है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो बजट 2026 से 27 के लिए किसी दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यहां बजट को इतिहास से लेकर 2026 से 27 तक के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप इतने साफ और सरल तरीके से समझाया जाएगा कि न सिर्फ समझ आएगी बल्कि याद भी रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं और इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए। शुरुआत उसी शब्द से करते हैं जिसने ये पूरी व्यवस्था खड़ी की है, यानी बजट। दस्तावेजों को खंगालने पर सबसे दिलचस्प बात ये सामने आती है कि ये शब्द मूल रूप से अंग्रेजी का है ही नहीं। अरे वाह! हाँ, ये फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से निकला है। और पता है उस फ्रेंच शब्द बुजेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है एक छोटा चमड़े का थैला। अच्छा, एक चमड़े का थैला। हाँ, 18वीं सदी की शुरुआत की बात है। इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल, जिनका कार्यकाल 1721 से 1742 तक था, वो जब भी संसद में अपने वित्तीय प्रस्ताव पेश करने आते थे तो सारे कागजात एक चमड़े के थैले में रखकर लाते थे। मतलब सुरक्षा के लिए? बिल्कुल। उस समय वित्तीय दस्तावेजों को बेहद गुप्त रखा जाता था, तो ये थैला एक तरह से सुरक्षा का प्रतीक था। बहुत ही रोचक एनालॉजी बनती है। मतलब जैसे स्कूल बैग में किताबें होती हैं, वैसे ही इस चमड़े के थैले में पूरे देश के भविष्य का हिसाब किताब था। जब वॉलपोल संसद में वो थैला खोलते होंगे तो विपक्षी नेता मजाक उड़ाते थे कि देखो बजट खुल गया, यानी थैला खुल गया। हाँ, एकदम सही। ये हैरानी की बात है कि कैसे एक मजाक में इस्तेमाल किया गया शब्द आगे चलकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे आधिकारिक शब्द बन गया। और एग्जाम्स में ये सवाल सीधा आता है कि बजट किस भाषा के शब्द से लिया गया। तो ये तो हुई शब्द की बात, लेकिन भारत में सिस्टम के आने का कारण काफी अलग था। भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। 1860 में? हाँ, तत्कालीन ब्रिटिश भारत के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने इसे प्रस्तुत किया था, और इसीलिए जेम्स विल्सन को ही भारतीय बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों ने अचानक 1860 में ही भारत का इतना व्यवस्थित हिसाब किताब रखने की जरूरत क्यों महसूस की? उससे पहले तो काम ऐसे ही चल रहा था। इसका सीधा कनेक्शन 1857 की महान क्रांति से है। उस विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत भारी नुकसान हुआ था। हाँ, उनके खजाने खाली हो गए थे ना। अच्छा, तो मतलब नुकसान की भरपाई के लिए? बिल्कुल, उस नुकसान की भरपाई करने और भारत से ज्यादा राजस्व निकालने के लिए ही एक सिस्टम की जरूरत पड़ी। इसी काम के लिए जेम्स विल्सन को भारत भेजा गया था। यानी भारत का पहला बजट विकास के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों की वसूली के लिए बना था। जो उम्मीदवार परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ एक बहुत ही मजेदार मेमोरी ट्रिक है। हाँ, ट्रिक से बहुत जल्दी याद होता है। 1857 की क्रांति का साल तो सबको याद रहता है, बस उसमें 3 साल और जोड़ देने। 1857 की क्रांति के ठीक 3 साल बाद पहली बार भारत में बजट पेश हुआ। 1857 + 3 यानी 1860। ट्रिक है ये। अब आजादी के दौर की तरफ चलते हैं। एग्जैक्टली। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 26 नवंबर 1947? हाँ, मतलब आजादी मिलने के कुछ ही महीनों बाद। हाँ, ये वो समय था जब देश विभाजन का दर्द झेल रहा था और अर्थव्यवस्था को एकदम शून्य से खड़ा करना था। ये कोई आम दस्तावेज नहीं था। बिल्कुल, ये एक नवजात राष्ट्र के सर्वाइवल का ब्लूप्रिंट था। लेकिन अब यहाँ अक्सर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है जो परीक्षा हॉल में छात्रों के नंबर कटवा देता है। मैं समझ गई आप किस कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत और गणतंत्र भारत का बजट। एग्जैक्टली, यही वो जाल है। ये परीक्षक का सबसे पसंदीदा सवाल है। 1947 में भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन गणतंत्र नहीं बना था। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब हम गणतंत्र यानी रिपब्लिक बने, और उस गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। तो यहाँ भी एक छोटी सी ट्रिक काम आ सकती है। 47 में शेट्टी जी आजादी के लिए और 50 में मथाई जी गणतंत्र के लिए। मतलब बस शेट्टी जी और मथाई जी का ये अंतर दिमाग में रखना है। बहुत सही। अब अगर हम बजट पेश करने वाले नेताओं के रिकॉर्ड्स की बात करें तो कुछ नाम बहुत अहम हैं। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। 10 बार ना?
बिल्कुल 10 बार। इतिहास में सबसे अधिक बार उन्होंने ही ये काम किया है। 10 बार बजट पेश करना मतलब ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था पर उनकी कितनी मजबूत पकड़ थी। इसके अलावा एक और अजीब पैटर्न है। हमारे देश में 3 ऐसे नेता भी रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया: जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। हाँ, और ऐसा तब होता है जब वित्त मंत्री का पद किसी कारण से खाली हो जाता है, तो प्रधानमंत्री उस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार यानी एडिशनल चार्ज अपने पास रख लेते हैं। यहीं से परीक्षा का एक और बहुत ही ट्रिकी सवाल निकलता है। अगर प्रश्न ये हो कि पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो उत्तर इंदिरा गांधी होगा। सही बात है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए ये प्रभार संभाला था। लेकिन अगर सवाल पूछे कि देश की पहली पूर्णकालिक यानी फुल टाइम महिला वित्त मंत्री कौन है, तो सही उत्तर निर्मला सीतारमण है। ये अतिरिक्त प्रभार और पूर्णकालिक का जो अंतर है ना, ये अक्सर जल्दबाजी में छूट जाता है। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। अब आते हैं उस किताब पर जिसे हमारा देश चलता है, यानी संविधान। क्या आपको पता है कि हमारे इतने बड़े संविधान में बजट शब्द का कहीं कोई उल्लेख है ही नहीं? वेट, रियली? बजट शब्द ही नहीं है? जी हाँ, संविधान में बजट कोई आधिकारिक शब्द नहीं है। अनुच्छेद 112 यानी आर्टिकल 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण? तकनीकी सब थोड़ा जटिल है, लेकिन आर्टिकल 112 को याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। वो क्या? देखिए, सरकार के पास जनता का पैसा जाता है, तो जनता का हक है कि वो सरकार से कहे कि 112, मतलब आर्टिकल 112 को डिकोड करें तो 112 यानी 112, सरकार 1-1 रुपए का हिसाब दो। और यही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अरे वाह, 1-1-2 रुपए का हिसाब दो। ये कनेक्शन तो छात्रों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब दस्तावेजों से हटकर बजट भाषणों के रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं। यहां से भी बहुत सवाल बनते हैं। भाषणों की लंबाई वाले रिकॉर्ड्स? हाँ, देश के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण जी ने साल 2020-21 में दिया था, जो करीब 2 घंटे और 42 मिनट तक चला था। 2 घंटे 42 मिनट, बाप रे। और सबसे छोटा? सबसे छोटा भाषण 1977 में हीरूभाई पटेल का था, जिसमें मात्र 800 शब्द थे। मात्र 800 शब्द? ये भारी विषमता मतलब सच में हैरान करती है। एक तरफ 2 घंटे 42 मिनट और दूसरी तरफ सिर्फ 800 शब्द। एग्जाम के नजरिए से ये एक पक्का क्वेश्चन है। बिल्कुल। और इसी सबसे लंबे भाषण के रिकॉर्ड से अगर हम सीधे आज में आए, तो जो ताज़ा बजट 2026-27 पेश किया गया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किया गया ये उनका लगातार 9वां बजट था। सही कहा। और इस बार भाषण की अवधि लगभग 1 घंटा 25 मिनट यानी 85 मिनट रही। अब उस हिस्से की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। हाँ, बजट 2026-27 के मुख्य आंकड़े। यहाँ नंबर सुन के अक्सर डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है, सारे नंबर नहीं रटने होते हैं। सरकारी दस्तावेज के अनुसार कुल व्यय यानी सरकार का खर्च 53.5 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है और कुल प्राप्तियां यानी कमाई 36.5 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ और बाजार से ली जाने वाली उधारी 17.2 लाख करोड़ है। हाँ, लेकिन छात्रों को इन सारे बड़े नंबरों में नहीं उलझना है। परीक्षा के लिए सिर्फ 2 चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। पहला है राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट, जो इस बार 4.3% रहा है। पिछले वर्ष ये 4.4% था। 4.3%? हाँ। और दूसरा है पूंजीगत व्यय, जिसे कैपेक्स कहते हैं। ये 12.2 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। तो मतलब राजकोषीय घाटा 4.3% और कैपेक्स 12.2 लाख करोड़। बस यही 2 रटने हैं? रटना नहीं है, समझना है। राजकोषीय घाटा मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया। सरकार जितना कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है और उस अंतर को उधार लेकर भर रही है। और कैपेक्स मतलब वो पैसा जो नए हाईवे, अस्पताल या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च होता है ना? बिल्कुल, ये भविष्य का निवेश है, इसलिए एग्जामिनर इस पर फोकस करते हैं। अब ये समझते हैं कि सरकार को पैसा मिलता कहाँ से है, जिसे रूपी कम्स फ्रॉम कहते हैं। ये सबसे बड़ा रहस्य है। तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है? भी ज्यादा? हाँ, इसके बाद इनकम टैक्स से 21%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 18% और जीएसटी से 15% आता है। ये तो बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा करता है।
अगर हमारा सबसे बड़ा स्रोत 24% उधार ही है, तो मतलब देश अपनी कमाई से ज्यादा उधार पे चल रहा है। बिल्कुल। और इसका असर खर्चे पर भी दिखता है। चलिए रूपी गोज टू यानी खर्चे की बात करते हैं। सरकार का सबसे बड़ा खर्च राज्यों के करों का हिस्सा है जो 22% है। अच्छा, राज्यों को जो जाता है। हाँ, लेकिन इसके तुरंत बाद जो दूसरा सबसे बड़ा खर्च है वो है इंटरेस्ट पेमेंट यानी ब्याज चुकाना, जो कि 20% है। अरे बाप रे, 20% सिर्फ ब्याज? हाँ, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर 17% और डिफेंस पर 11% खर्च होता है। अब समझ आया। चूंकि सरकार का सबसे बड़ा आय स्रोत उधार है जो 24% है, इसीलिए खर्चे में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी उधार का ब्याज चुकाने में चला जाता है, जो कि 20% है। एकदम परफेक्ट कनेक्शन। ये लॉजिक अगर छात्रों को याद रहे तो एग्जाम में वो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आय में 24% उधार और व्यय में 20% ब्याज। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे याद रखने का। इस पूरे बजट को 3 पिलर्स या कह लें 3 कर्तव्यों पर खड़ा किया गया है। और परीक्षा की तैयारी करने वाले श्रोताओं के लिए इन 3 स्तंभों को याद रखने का मेरे पास एक बहुत ही सटीक फॉर्मूला है। वो है AJS। AJS। अच्छा। ए का अर्थ है आर्थिक विकास, मतलब वैश्विक उथल-पुथल के बीच देश की उत्पादकता को बढ़ाना। और जे का अर्थ है जन आकांक्षाएं, जिसका सीधा संबंध हमारी मानव क्षमता के निर्माण से है, जैसे लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य की नौकरियां भी। और जो एस है, हाँ, एस का मतलब है सबका साथ सबका विकास। मतलब विकास सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहे, वो दूर दराज के गांवों, महिलाओं और पूर्वोत्तर भारत तक पहुंचे। इसे ना एक इमारत के निर्माण की तरह सोचिए। अच्छा, कैसे? देखिए, पहला पिलर जो है आर्थिक विकास, वो उस इमारत की मजबूत नींव है। बिल्कुल। दूसरा पिलर जन आकांक्षाएं, उस इमारत के अंदर रहने वाले लोगों की उम्मीदें हैं। और जो तीसरा पिलर है सबका साथ सबका विकास, हाँ, वो ये सुनिश्चित करता है कि इस इमारत के दरवाजे सबके लिए खुले हों। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। तो चलिए सबसे पहले उस नींव की ही जांच करते हैं, यानी हमारा प्रथम कर्तव्य आर्थिक विकास। तो अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करने के लिए इस बजट में विनिर्माण या कह लें मैन्युफैक्चरिंग के 7 रणनीतिक क्षेत्रों पर काम किया गया है। हाँ, 7 रणनीतिक क्षेत्र। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला क्षेत्र है बायोफार्मा शक्ति। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 10,000 करोड़। इसे याद रखने की ट्रिक बहुत शानदार है। 3 + 7 = 10। और ये ट्रिक सिर्फ गणित नहीं है, मतलब ये पूरी योजना का खाका है। कैसे? देखिए, 3 का मतलब है कि देश में 3 नए नाइपर संस्थान बनेंगे। नाइपर यानी राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान। और 7 का मतलब है कि 7 मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। तो 3 नए और 7 अपग्रेड हो गए 10। अरे वाह, 10 से हमें 10,000 करोड़ का बजट याद आ जाएगा। बिल्कुल। इसके साथ ही 1,000 इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स स्थलों का नेटवर्क भी बन रहा है। 1 मिनट, यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हम तो पहले से ही दुनिया भर को जेनेरिक दवाएं बेचते हैं ना, तो इन क्लिनिकल ट्रायल्स के नेटवर्क की अचानक क्या जरूरत पड़ गई? यही तो नीतियां बदल रही हैं। अभी तक हम दूसरे देशों के फॉर्मूले पर सस्ती दवाएं बनाते थे। अच्छा। लेकिन अगर भारत को नई बीमारियों के इलाज खोजने में ग्लोबल लीडर बनना है, तो दवाओं के टेस्ट यानी ट्रायल्स यहीं होने चाहिए। ये हमें एक नकलची से एक आविष्कारक बना देगा। मतलब हम सिर्फ दवा बनाएंगे नहीं, खोजेंगे भी। बहुत तार्किक है। दूसरा क्षेत्र है ISM 2.0 यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। हाँ, और अब हम सिर्फ चिप असेंबल करने की बात नहीं कर रहे हैं। इस बजट में चिप बनाने के उपकरण और इंडिया IP डिजाइन पर फोकस है। IP डिजाइन? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए, जब हम चिप के डिजाइन पर नियंत्रण रखते हैं ना, तो मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे पास रहता है। एकदम सही। और इसी से जुड़ा है हमारा तीसरा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बिल्कुल, ताकि मोबाइल और लैपटॉप के छोटे पुर्जे देश के भीतर ही बने। और चौथा क्षेत्र तो बहुत ही दिलचस्प है, दुर्लभ धातु गलियारे या रेयर मेटल कॉरिडोर्स। दुर्लभ धातुएं तो आज के युग का नया तेल है। बैटरी हो या मिसाइल, सब इन्हीं पर निर्भर है। बिल्कुल। और इन गलियारों को याद रखने की हमारी ट्रिक है OCAT। OKAT। हाँ, इस ट्रिक से राज्यों के नाम तुरंत याद हो जाते हैं। O से उड़ीसा, K से केरला,
ए से आंध्र प्रदेश और टी से तमिलनाडु। क्या बात है। और 5वां क्षेत्र है केमिकल पार्क। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल पर 3 समर्पित पार्क बनाए जाएंगे। पर यह प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको नई फैक्ट्री लगानी है। अब जमीन खोजना, बिजली पानी का जुगाड़, पर्यावरण की मंजूरी, इसमें तो सालों लग जाते हैं। हाँ, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो प्लग इन प्ले का मतलब है कि सरकार एक पूरी तरह से तैयार औद्योगिक पार्क बनाएगी जहां ये सब पहले से मौजूद होगा। कंपनियों को बस अपनी मशीनें लानी है और प्लग इन करके उत्पादन शुरू कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं छठे क्षेत्र पर, पूंजीगत सामान या कैपिटल गुड्स। इसके लिए CII योजना शुरू की गई है ना? हाँ, और कंटेनर निर्माण के लिए 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही 2 हाईटेक टूल रूम भी बनेंगे। बिल्कुल सही। और अब 7वां रणनीतिक क्षेत्र, वस्त्र क्षेत्र या टेक्सटाइल्स। इसमें राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई गई है ताकि रेशम, ऊन और जूट का उत्पादन बढ़े। और चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनेंगे। साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल भी शुरू की गई है। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। हम सेमीकंडक्टर, हाईटेक फाइबर और प्लग एंड प्ले पार्क्स की बात तो कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारे उन पुराने उद्योगों का क्या होगा जो पीढ़ियों से काम कर रहे हैं? क्या वे इस हाईटेक रेस में पीछे छूट जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार ने इसका पूरा ध्यान रखा है। पुराने उद्योगों को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। इसलिए प्रथम कर्तव्य के ही हिस्से के रूप में 200 पुराने यानी लेगेसी औद्योगिक समूहों का पुनरुद्धार किया जाएगा। 200 लेगेसी क्लस्टर्स? हाँ, उन्हें आधुनिक तकनीक और सप्लाई चेन से जोड़ा जाएगा। लेकिन पुराने उद्योगों को आधुनिक बनाने के लिए पैसों की भी तो जरूरत होगी ना? ये पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए MSME पर जोर है। 10,000 करोड़ रुपए का SME ग्रोथ फंड और 2,000 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत फंड बनाया गया है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया वित्तीय सहारा है। और इतना ही नहीं, टियर 2 और टियर 3 शहरों में कॉरपोरेट मित्र योजना भी शुरू की गई है। कॉर्पोरेट मित्र? हाँ, इसमें ICAI, ICSI और ICMAI के प्रोफेशनल्स छोटे व्यापारियों को वित्तीय सलाह देंगे। तो मतलब नई फैक्ट्री और पुराने उद्योगों को पैसा मिल गया। अब आता है सबसे भारी भरकम हिस्सा, माल ढोने के लिए रास्ते और इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। इस साल का पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स 12.2 लाख करोड़ रुपए है। और एक बहुत नई चीज आई है, इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड। ये फंड क्या करता है? देखिए, बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स में बहुत जोखिम होता है। एक सड़क या पुल बनने में सालों लग जाते हैं ना? हाँ। और कई बार अटक भी जाते हैं एकदम। तो ये गारंटी फंड बैंकों और प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा देता है कि अगर प्रोजेक्ट अटकता है तो सरकार एक हद तक जोखिम की भरपाई करेगी। ये तो बहुत जरूरी था। और माल ढुलाई के लिए नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा भी हुई है। इसे याद रखने की ट्रिक बहुत आसान है, D2S। D2S? हाँ, D से S तक, यानी पूर्वी भारत के दानकुनी से लेकर पश्चिमी भारत के सूरत को जोड़ने वाला कॉरिडोर, दानकुनी टू सूरत। वाह, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। और जल मार्गों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा में NW5 से होगी। और वो सी प्लेन VGF स्कीम भी तो है ना? बिल्कुल। यहाँ VGF यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग को समझना जरूरी है। ये क्या होता है? मान लीजिए किसी रूट पर सी प्लेन चलाना शुरू में मुनाफे का सौदा नहीं है। अच्छा। तो सरकार उस गैप या घाटे को भरने के लिए पैसा देती है ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। समझ गया। ऊर्जा क्षेत्र में भी कुछ भारी भरकम टर्म्स हैं इस बार। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए CCUS के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। हाँ, CCUS यानी कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये तकनीक कैसे काम करती है? आसान भाषा में समझें तो फैक्ट्रियों की चिमनियों से जो धुआं निकलता है ना, उससे कार्बन को सोख लेना और उसे जमीन के नीचे स्टोर करना या किसी और काम में इस्तेमाल करना। पर्यावरण के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और शहरों के लिए शहर आर्थिक क्षेत्र यानी CER के तहत 5,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक है मेरे पास, 10% बोनस। अच्छा? हाँ, अगर बड़े शहर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,000 करोड़ रुपए का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करते हैं ना, तो उन्हें सरकार की तरफ से 10% यानी 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। ये तो काफी अच्छा इंसेंटिव है। इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर हम इन्हें नक्शे पर देखें तो ये बहुत तार्किक है। एकदम। ट्रिक है दक्षिण का नेटवर्क और उत्तर की सीधी रेखा।
इस ट्रिक को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में 5 कॉरिडोर्स का एक पूरा जाल है। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई और चेन्नई से बेंगलुरु। अच्छा, और उत्तर भारत में? उत्तर भारत में एक सीधी रेखा है, दिल्ली से वाराणसी और फिर वाराणसी से सिलीगुड़ी। हो गया पूरे 7। हाँ, ये भौगोलिक चित्रण दिमाग में चीजों को हमेशा के लिए याद रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारा पहला पिलर यानी नींव पूरी होती है। अब आते हैं दूसरे कर्तव्य पर, जन आकांक्षाएं या क्षमता निर्माण। क्योंकि देखिए, फैक्ट्रियां बन गई, ट्रेनें चल पड़ी, लेकिन इन्हें चलाने के लिए इंसान भी तो चाहिए ना। हाँ, और इस खंड की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े से होती है। 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं। 1 मिनट रुकिए। 25 करोड़ तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन श्रोताओं के मन में ये सवाल आ सकता है कि ये बहुआयामी गरीबी क्या होती है? क्या ये सिर्फ पैसे से जुड़ी है? नहीं, यही तो इसमें सबसे खास बात है। बहुआयामी गरीबी सिर्फ ये नहीं देखती कि इंसान कितना पैसा कमा रहा है। तो और क्या देखती है? यह देखती है कि क्या उसे सही पोषण मिल रहा है, क्या उसके घर में बिजली, साफ पानी और पक्की छत है, क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मतलब जीवन स्तर कैसा है? एकदम सही। जब इन सभी पैमानों पर सुधार होता है, तब माना जाता है कि कोई व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आया है। बहुत खूब। अब देखिए, मानव क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य सबसे बुनियादी जरूरत है। भारत को ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां निजी क्षेत्र और आयुष एक साथ मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ पशु चिकित्सा पर भी बहुत बड़ा फोकस है। इसे याद रखने की हमारी ट्रिक है, इंसानों के लिए 5 बड़े सेंटर, जानवरों के लिए 20,000 डॉक्टर। हाँ, सरकार का लक्ष्य पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या 20,000 तक बढ़ाना है और इसके लिए निजी कॉलेजों और लैब्स को कैपिटल सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके बाद शिक्षा और भविष्य की नौकरियां आती हैं। AVGC सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। इसे तो भविष्य का सनराइज सेक्टर माना जा रहा है। 2030 तक इसमें 20 लाख नौकरियों की जरूरत होगी। 20 लाख नौकरियां। छात्रों को इसके लिए कैसे तैयार करेंगे? इसके लिए स्कूलों से ही तैयारी शुरू होगी। इस योजना को 15-5 के फॉर्मूले से याद रखा जा सकता है। 15-5 का फॉर्मूला मतलब IIT बॉम्बे, माफ कीजिएगा, IICT मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स या CCL स्थापित की जाएंगी। बिल्कुल। इसके साथ ही स्टेम यानी विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित, इसमें छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। वो क्या है? VGF के जरिए देश के हर जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास बनाया जाएगा। हर जिले में एक छात्रावास, ये बहुत जरूरी पहल है। और हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन में क्या हो रहा है? राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान बनेगा जो NCHMCT का अपग्रेड होगा और 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 टूरिस्ट गाइड तैयार किए जाएंगे। इसके लिए IIM के साथ 12 हफ्ते का कोर्स भी है। क्या बात है। और खेलों के लिए? खेलो इंडिया मिशन को 5 स्तंभों के साथ पेश किया गया है। प्रतिभा विकास, कोच का विकास, खेल विज्ञान, नई लीग और विश्व स्तरीय अवसंरचना। तो देखिए, आर्थिक विकास की नींव तैयार हो गई और जन आकांक्षाओं के जरिए मानव संसाधन भी तैयार है। लेकिन क्या ये विकास देश के हर कोने तक पहुंच रहा है? यही हमारा तीसरा कर्तव्य है, सबका साथ, सबका विकास। बिल्कुल। और इस खंड में सबसे क्रांतिकारी कदम मुझे कृषि क्षेत्र में लगा। एक नया AI टूल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भारत विस्तार। हाँ, भारत विस्तार। इसका पूरा नाम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ये टूल काम कैसे करता है? देखिए, ये एक बहुभाषी AI है। कल्पना कीजिए कि महाराष्ट्र का कोई किसान अपनी स्थानीय भाषा में, जैसे मराठी में, इस टूल से अपनी मिट्टी के बारे में सवाल पूछता है। अच्छा। तो ये AI तुरंत एग्रीस्टैक और ICAR के डेटाबेस का विश्लेषण करेगा और उसे बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक सलाह देगा। अरे वाह, इससे तो मौसम और फसल का जोखिम काफी कम हो जाएगा। एकदम। ये तकनीकी सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। महिलाओं के लिए भी शी मार्ट्स बनाए जा रहे हैं, SHE मार्ट्स। ये समुदाय स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट्स होंगे। और स्वास्थ्य में जो क्षेत्रीय असंतुलन है ना, उसे दूर करने के लिए इस बार मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया गया है। हाँ, बेंगलुरु की तर्ज पर निमांस 2 बनेगा।
और रांची व तेजपुर के संस्थानों को रीजनल एपिक्स इंस्टीट्यूशंस में अपग्रेड किया जाएगा। और क्षेत्रीय विकास के तहत पूर्वी भारत के लिए पूर्वोदय योजना है। इसमें ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में दुर्गापुर को कनेक्टिविटी नोड बनाया जाएगा। पर्यटन और ग्रीन मोबिलिटी की बात करें तो 5 राज्यों में 5 नए पर्यटन स्थल बनेंगे और 4000 ई-बसें चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर भारत के लिए भी एक खास बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है जिसमें 6 राज्य शामिल हैं। इन्हें याद रखने की ट्रिक है SAAMMT। SAAMMT। हाँ, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। यहाँ मठों का संरक्षण होगा और तीर्थस्थल भावांतरण केंद्र बनेंगे। तो इस तरह देखा जाए तो ये बजट देश के हर कोने को एक सूत्र में पिरोता है। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर AI आधारित कृषि तक हमने सब कवर कर लिया। हाँ। लेकिन एक आम नागरिक या परीक्षा देने वाले छात्र के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल टैक्स का आता है। प्रत्यक्ष कर सुधार यानी डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स में क्या बदल रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी घोषणा है नया आयकर अधिनियम 2025, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यह पुराने जटिल कानूनों को काफी सरल बना देगा। ये तो अच्छी बात है। लेकिन नए टैक्स स्लैब को याद रखना अक्सर भ्रमित करने वाला होता है। इसलिए मैं इसे थोड़ी धीमी गति से बोलूंगा ताकि श्रोता इसे आसानी से नोट कर सकें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। इसे याद रखने की ट्रिक है 4 का पहाड़ा और 5 का पहाड़ा। इसका मतलब है कि आय 4 लाख के अंतराल पर बढ़ेगी और टैक्स की दर 5% के अंतराल पर बढ़ेगी। चलिए देखते हैं कैसे। हाँ, बताइए। 0 से 4 लाख रुपए तक निल, कोई टैक्स नहीं। ठीक है। 4 लाख से 8 लाख 5%। 8 लाख से 12 लाख 10%। हाँ। 12 लाख से 16 लाख 15%। बिल्कुल। 16 लाख से 20 लाख 20%। 20 लाख से 24 लाख 25%। और उसके ऊपर? और 24 लाख रुपए से अधिक आय पर सीधा 30%। वाह, 4 और 5 का पहाड़ा तो इस उलझन को पूरी तरह खत्म कर देता है। इसके अलावा TCS में भी बहुत बड़ी राहत दी गई है। TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। बिल्कुल। विदेश यात्रा या LRS के तहत पढ़ाई या इलाज के लिए बाहर पैसा भेजने पर जो TCS पहले 5% या 20% लगता था ना, वो अब घट गया है। हाँ, उसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया। अरे वाह, तो हमारी ट्रिक हुई, विदेश जाना हुआ 2% आसान। LRS का मतलब है वो कानूनी सीमा जिसके तहत कोई भारतीय विदेश में पैसा भेज सकता है। एकदम सही। और वहीं TDS में भी बदलाव हुआ है। मैन पावर सप्लाई करने वाली सेवाओं को अब ठेकेदारों को भुगतान की श्रेणी में डाला गया है। तो अब TDS कितना लगेगा? जिस पर TDS अब केवल 1% या 2% होगा। और अंत में शेयर बाजार, F&O यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वालों के लिए STT बढ़ा दिया गया है। STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये वो टैक्स है जो शेयर बाजार में होने वाले हर ट्रांजैक्शन पर लगता है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारी ट्रिक है 05-15-15 रूल। मैं इसे समझाता हूँ। हाँ, प्लीज। मतलब फ्यूचर्स पर टैक्स 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गया। ऑप्शंस प्रीमियम पर 0.1% से बढ़कर 0.15% हो गया। हाँ। और ऑप्शंस एक्सरसाइज पर 0.125% से बढ़कर 0.15% हो गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दशमलव के आंकड़े बहुत ही क्रिटिकल हैं, जिन्हें इस 5-15-15 वाली ट्रिक से आसानी से याद रखा जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों और श्रोताओं को उनकी आगामी चुनौतियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। और हाँ, तथ्यों को सिर्फ रटे नहीं, उनके पीछे के विज्ञान को समझें, क्योंकि समझा हुआ ज्ञान ही परीक्षा और जीवन दोनों में काम आता है।